हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकोटा। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जो कि था सेट्स, और हमने 13 लेक्चर्स देख लिए हैं। ये लेक्चर नंबर 14 है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि यूनिवर्सल सेट और पावर सेट क्या होते हैं, और वहाँ मैंने बताया था कि इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं वेन डायग्राम्स। यूनिवर्सल सेट जो एक ऐसा कंसेप्ट है कि कोई भी सेट जिसकी आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, उन सारे सेट्स के लिए एक ऐसा सेट होना ज़रूरी है जिसके कि वो सबसेट हो, यानी कि उन सारे सेट्स के लिए कोई सुपर सेट होना चाहिए। उसी को हमने यूनिवर्सल सेट कहा था। अब इसी का यूनिवर्सल सेट का और उसके सबसेट्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम कहते हैं वेन डायग्राम्स। तो चलिए देखते हैं कि इसके डेफिनेशन क्या होती है, वेन डायग्राम्स कैसे दिखते हैं और हम इसको किस किस तरीके से यूज़ करेंगे। बेसिकली जो तरीके हमने पढ़े हुए हैं अभी तक, जैसे कि सबसेट, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, हम उनसे लिंक करेंगे। फिर अगले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। वेन डायग्राम्स इसको बहुत आसान बना देते हैं समझना, वरना अगर आप डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे तो डेफिनेशन की फॉर्म में कई बार ये चीज़ें टिपिकल चली जाती हैं। और आप लोगों ने ये जो डायग्राम्स है जब मैं बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि आपने बहुत जगह मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस में भी इनको देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम्स। तो देखो, वेन डायग्राम्स, जब आप वेन डायग्राम की शेप देखोगे तो आपको याद आएगा कि आपने ऐसे डायग्राम्स पहले कभी देखे हुए हैं। अगर आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस याद है, कभी आपने आईएमओ, एनएसओ इस तरीके की ओलंपियाड्स दिए, तो आपने ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। वेन डायग्राम कुछ नहीं होते, वो कहते हैं इन वेन डायग्राम्स द यूनिवर्सल सेट यू, हम बता चुके हैं। यूनिवर्सल सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स विद इन अ रेक्टेंगल एंड its subset are represented by points in closed curves, usually circles within the rectangle। कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, सपोज यू आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाओ, यूनिवर्सल सेट, ये हमारा कंट्री है, ठीक है, तो हम कंट्री में रहते हैं इंडिया में, ये हमारी कंट्री है। यूनिवर्सल सेट में आपने एक रेक्टेंगल बनाया, अब उस कंट्री के अंदर सब कुछ लाई करेगा, बाकी आप उनके नाम दे दोगे ना, तो इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर आपका कोई सेट ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। तो सारे सेट किस में लाई करेंगे, इस रेक्टेंगल की बाउंड्री के अंदर। अब उनका भी अपना अपना एरिया होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि 1 से लेकर 10 तक आपका एक यूनिवर्सल सेट है, और हमने कहा है कि इसका एक सबसेट है 2, 4, 6, 8, 10। सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, जब ए के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में लाई करते हैं तो ए उस सेट का सबसेट कहलाता है। तो आप देख सकते हो ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो ये सबसेट किस में लाई करेगा, इसी में तो करेगा। ध्यान से देखो, इन्हीं दो ब्रैकेट्स को जिनको अभी तक अपन बाउंड्री मानते थे, वही उन्होंने किसकी शेप ले ली, रेक्टेंगल की। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इस रोस्टर फॉर्म का। अब इन्हीं के अंदर, इन्हीं की चार दीवारी के अंदर 2, 4, 6, 8 और 10 इसके एलिमेंट भी लाई करते हैं, तो वो रेक्टेंगल में होंगे। हमने इनको एक साथ बाउंड कर दिया और इस सेट का नाम दिया, इस सर्किल का नाम दिया सेट ए। क्लियर हुआ। बाकी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में लाई तो करते हैं एज अ पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा है बाय पॉइंट्स, तो हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रखा है सारे एलिमेंट्स को, लेकिन वो एक ही बाउंड्री के बाहर है। मैं कहता हूँ कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं कोटा से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने बोला कि भैया हम तो राजस्थान में हैं, बाकी के मैप में राजस्थान की बाउंड्री को हाईलाइट कर दिया, उसमें जितनी सिटीज़, जितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनको डाल दिया, उस बाउंड्री के अंदर पैक कर दिया। बाकी का जो इंडिया है, बाकी के जो भी स्टेट्स हैं, उनको हमने इस बाउंड्री के बाहर रखा, लेकिन लाई कहाँ रहेंगे, इंडिया के मैप के अंदर। मेरी बात समझ में आई। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जल्दी से उतार लो। ये एक सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होगा, हम किस किस तरीके के सेट्स में इसका यूज़ करेंगे। उतार लो जल्दी से। सो आई होप कि नोट हो गया होगा अभी तक। तो देखो, अभी तुमने पढ़ा कि वेन डायग्राम की डेफिनेशन क्या है। अब मैं तुम्हें दो सिनेरियो दिखाता हूँ। मान लो तुम्हारा कोई सेट है यूनिवर्सल सेट, और उसके दो सबसेट हैं, और वो दो सबसेट इस तरीके से हैं कि यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है बी और बी का एक सबसेट है ए। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट बी, then the circle representing A is drawn inside the circle representing B। इसका मतलब है कि भारत का सबसेट राजस्थान, राजस्थान का सबसेट कोटा। भारत क्या हुआ, हमारा यूनिवर्सल सेट, राजस्थान क्या हुआ, सेट B जो उसका एक सबसेट है, कोटा क्या हुआ, वो सेट A जो यूनिवर्सल सेट, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट U का सबसेट। तो आपने बोला कि B और A दोनों यूनिवर्सल, कोटा और राजस्थान दोनों ही भारत के सबसेट हुए, बट कोटा और राजस्थान आपस में भी एक सबसेट वाली भूमिका निभाते हैं, यानी कि बी का सबसेट कौन है, ए। तो आप खुद सोचो कि कोटा कहाँ लाई करेगा, राजस्थान की बाउंड्री के अंदर।
बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। अब देखो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से लेकर 9 तक तो आपको यूनिवर्सल सेट होगा। सेट बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा जो इसके अंदर लिखा हुआ यूनिवर्सल सेट है। सेट बी क्या होगा, आप देखो 1 2 3 4 5 6, जो कुछ भी सेट बी के अंदर लिखा हुआ है। और सेट ए क्या होगा, देखो आप 5 6। तो आप देख सकते हो बी और ए दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, बट ए आपस में किसका सबसेट है, बी का। क्लियर हुआ। तो ए का सुपर सेट बी और ए और बी दोनों के सुपर सेट यू। तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है या हम डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं वो होगा ये। तो वेन डायग्राम का एक एप्लीकेशन तो ये हुआ। दूसरा एप्लीकेशन देखो, अगर मान लो ए और बी में कुछ कॉमन है तो उनकी बाउंड्री टच होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कोटा सिटी और कोटा डिस्ट्रिक्ट। कोटा डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बोलता हूँ तो कोटा सिटी डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। क्लियर हुआ। मान लो कोई ऐसा एरिया है हमारी सिटी में, सिटी का मैप ले लूँ, कोई ऐसा एरिया है कि ये तो यहाँ से एक एरिया महावीर नगर ख़त्म हुआ, यहाँ से तलवंडी स्टार्ट हो गया, तो बीच का जो एरिया है जो दोनों में ही कॉमन है, तो उस कॉमन एरिया का क्या कहलाएगा, मतलब वो कॉमन एरिया क्या अलग अलग बाउंड्री से सेपरेट होगा, कभी नहीं होगा। अगर भैया दोनों एरिया कॉमन है तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग एरिया बोलेंगे। वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। इफ़ ए एंड बी आर नॉट इक्वल तो नहीं है, बट दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स, देन टू रिप्रेजेंट ए एंड बी वी ड्रॉ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। और इंटरसेक्टिंग सर्कल के अंदर जो पोर्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये लीफ वाला पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर जो एलिमेंट लिखे होंगे वो कौन से एलिमेंट होंगे जो ए और बी में कॉमन है। क्लियर हुआ ना। ओवरलैपिंग जिसको अपन बोलते हैं, बेसिकली मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा था इतनी देर से। ओवरलैपिंग, इंटरसेक्टिंग बोलो, ओवरलैप करना बोलो, एक ही बात है। जैसे यूनिवर्सल सेट देखो, यहाँ पर क्या है, 1 से लेकर 10 तक ले लिया मैंने, यहाँ पर 9 तक लिया था। अब देखो ए और बी दोनों यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, तो यू के अंदर लाई कर रहे हैं दोनों। ए के अंदर क्या क्या है, 1 2 3 4, तो मैंने क्या करा, पहले एक ही बाउंड्री बना दी, 1 2 3 4, 4 डॉट से इसके एलिमेंट्स रिप्रेजेंट कर दिए। ये ए की बाउंड्री है जिसके अंदर 1 2 3 और 4 लाई कर रहा है। लेकिन बी की बाउंड्री में 5 6 7 अगर होता तो मैं बी की बाउंड्री पता है कैसे निकालता, इसको मिटाता और यहाँ से ऐसे बना देता। यूजुअली सर्कल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सर्किल ही हो, तो मैं ऐसी बाउंड्री यहाँ से निकाल लेता। क्लियर। लेकिन इसके अंदर 4 भी है, तो ये 4 बी की बाउंड्री के अंदर भी आना चाहिए। तो हमने क्या करा कि चलो छोड़ो ना आपकी ना मेरी, इंटरसेक्टिंग बाउंड्री बना देते हैं। और ये जो कॉमन पोर्शन होगा ये कहलाएगा ए और बी का इंटरसेक्शन, यानी कि ये उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा जो दोनों के लिए हैं। ये अंडरवर्ल्ड का एक डॉन है, दूसरा डॉन है, दोनों की मीटिंग कहाँ पर होगी, न्यूट्रल ग्राउंड पे, जो ना इसका है ना उसका है, या फिर दोनों का ही है। मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पर। तो ये इंटरसेक्टिंग वाला क्या है, जिसको अपन बोलते हैं ओवरलैपिंग। अभी जब मैं अगले लेक्चर में आपको ऑपरेशन पढ़ाऊंगा तो आप समझोगे कि इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर कहलाएगा 4। कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ऑपरेशन यूज़ होता है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन और है वो भी देखेंगे अपन। अगर आपके सेट पे कुछ कॉमन है, एक पूरा का पूरा सेट किसी और का सबसेट है, तो कैसे देखो, डिब्बे के अंदर डिब्बा, उसके अंदर दूसरा डिब्बा। समझ में आ रही बात, छाप लो। तो आई होप छप गया होगा अभी तक। तो देखो ये है डिसजॉइंट सेट्स, ये लास्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, मतलब और भी अपन जब अलजेब्रा ऑफ वो पढ़ेंगे सेट्स, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, तब मैं कई तरीके के वेन डायग्राम्स बनवाऊंगा। पर मैं जो जनरल आपको क्लासिफिकेशन बताना चाह रहा हूँ, वेन डायग्राम्स बेसिकली पढ़ाना चाह रहा हूँ, उसमें ये लास्ट एप्लीकेशन है। देखो ये उन सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनमें कुछ कॉमन ना हो। जो भी हमने यहाँ पर सेट पढ़ा था ना, इंटरसेक्शन वाला, ओवरलैपिंग वाला, तो जिनमें कुछ ओवरलैप नहीं होता वो ऐसा दिखते हैं। तुम खुद सोचो कि किसी अगर कोटा है और कोई दूसरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में जिसकी हमसे बाउंड्री मैच ना होती हो, तो दूर दूर होंगे ना मैप में। ऑब्वियसली मैप में अगर ये कोटा है और सपोज ये कोई AB से कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो बीच में कोई और डिस्ट्रिक्ट होगा, इनकी बाउंड्री टच थोड़ी करेगी आपस में। उसी केस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये वाला डायग्राम। देखो, two disjoint sets are represented by two non-intersecting circles. What do we mean by the word disjoint? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जो जॉइंट ना हो, जिनकी बाउंड्री टच भी ना करती हो आपस में, उसे कहते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग का बिल्कुल इसको विलोम शब्द मान लो, हम बोलते हैं ना अपोजिट, वो मान लो।
तो देखो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है, 1 से लेके 8 तक। हमने कहा कि ए और बी दो सेट हैं जो इसके यू के सबसेट है, तो ऑब्वियसली यू की बाउंड्री के अंदर लाई करेंगे। अब देखो ए के अंदर क्या एलिमेंट है 1,2, बी के अंदर क्या एलिमेंट है 4,5। क्या कुछ कॉमन है दोनों में? नहीं है। तो ए के एलिमेंट उसके अंदर लिख रहे हैं, बी के एलिमेंट उसकी बाउंड्री में लिख रहे हैं। क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को बिल्कुल दो नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के साथ ड्रॉ किया है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखो, अगर मैं वही सिंबल यहाँ यूज़ करूँ इंटरसेक्शन वाला, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? जब दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा, दैट इज़ 5। तो वैसे मैं ये पढ़ाऊँगा अलग से, बट मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या आता है 5, यानी कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। और अगर उनका इंटरसेक्शन कुछ भी आता है, सिंगलेटन सेट भी आता है, तो फिर वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे। जैसे पहला वाला केस था, उसमें 4 कॉमन आ रहा था, सिंगल एलिमेंट कॉमन था। क्लियर हुआ? अभी आप देखो, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये यूनिवर्सल, ध्यान से देखना इसको, ये यूनिवर्सल सेट है रियल नंबर्स का। अब रियल नंबर्स के बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, पढ़ा रखे मैंने आपको। रियल के पहले क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, रैशनल, इरैशनल, फिर रैशनल के होंगे इंटीजर, नॉन इंटीजर वगैरह। मैं कहता हूँ ये सेट है नेचुरल नंबर्स का। अब बताओ होल नंबर का सेट कैसे बनेगा? सोच के बोलना बिल्कुल। अगर आप बहुत गौर से देखोगे ना, तो नेचुरल नंबर होल नंबर में डिफरेंस कहीं का होता है, सिर्फ 0 का। तो होल नंबर पूरा का पूरा नेचुरल नंबर के ओवरलैप कर जाएगा, बिल्कुल। क्लियर हुआ? या यूँ कहूँ मैं, ये अगर ये भी बना दूँ तो गलत नहीं होगा। यानी कि एक ऐसा सर्किल जो नेचुरल नंबर को तो अपने अंदर बिल्कुल डकार लेगा और साइड में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा देगा 0, ये आपका होल नंबर। ध्यान से देखो इस चीज़ को, है कि नहीं है? तुमने कहा कि भैया ये तो आपने बिल्कुल ही लिटरल अपने दिल पे ले ली बात, थोड़ा सा सही तरीके से बनाओ। तो ये सर्किल नेचुरल नंबर का मान लूँ अगर मैं, तो ये होल नंबर का सर्किल होगा, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 होगा। होल नंबर की बाउंड्री में 0, पूरा नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट, भाई होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर जो होगा उसमें क्या एक्स्ट्रा है? 0, तो उसको नेचुरल नंबर की बाउंड्री से बाहर रखो। नेचुरल नंबर की बाउंड्री से बाहर है लेकिन है तो होल के अंदर, तो ये पूरी बाउंड्री, जितना ये पूरा एक्स्ट्रा एरिया है, इसमें सिर्फ 0 एलिमेंट एक्स्ट्रा है। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो आपने देखा कहाँ तो इंटरसेक्शन सिर्फ एक एलिमेंट रहा था, यहाँ पूरा के पूरा इनफाइनाइट सेट इंटरसेक्शन से बाहर एक एलिमेंट है यहाँ पर। तो मैंने एक्सट्रीम केस दिखा दिया आपको। जो पिछला वाला डायग्राम में आप देख रहे हैं, आपने नोट करा होगा, कॉपी में आपके पास होगा, तो उसमें इंटरसेक्शन में सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन था। यहाँ दोनों के दोनों इनफाइनाइट सेट है, इसमें एक एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। ये एक तरीके से जो डायग्राम बनाया ना मैं, कि भाई 2 एक्सट्रीम एग्जांपल क्यों दे रहे हूँ, कैपेबिलिटी बता रहा हूँ कि वेन डायग्राम्स अगर आपको आ जाते हैं तो इस पर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्स में से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है तो पावर सेट में से बनते हैं या इसी में से बनते हैं। अब इन वेन डायग्राम के बेसिस पे जब ऑपरेशन अपन पढ़ेंगे ना, यूनियन इंटरसेक्शन, तो बहुत आसान हो जाएंगे। और मिसलेनियस आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे भी रखे हैं, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, बोर्ड का वेटेज कम है इसमें, मैं क्लियर बताऊँ आपको, बोर्ड पे कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कर रखा है। ठीक है, ये लिखना चाहो तो लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। चलो बिटा देता हूँ मैं, ये वैसे भी लिखवाऊँगा ये सब, तो इतना नोट कर लो जल्दी से। तो आई होप नोट हो गया होगा अभी तक, है ना? तो बच्चों ये एक छोटा सा लेक्चर था ये समझाने के लिए कि वेन डायग्राम्स होते क्या हैं। बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस करवाया है। मैं डायरेक्टली ऑपरेशन ऑफ सेट भी स्टार्ट करवा सकता था, बट अगर मैं उसमें ऑपरेशन समझाने के लिए वेन डायग्राम का यूज़ करता तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वेन डायग्राम किस चिड़िया का नाम है ना? तो ये रेक्टेंगल क्यों बनाया है, ये सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और मेरे हिसाब से मैं समझाने में इतना समर्थ रहा हूँ आप लोगों को कि वेन डायग्राम का यूज़ किस तरीके से होगा। तो अब जब मैं ऑपरेशन करवाऊंगा ना, तो उन ऑपरेशंस को समझाने के साथ, उनके डेफिनेशन के साथ साथ राइट साइड पे उसका वेन डायग्राम बनाते हुए चलेंगे हर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और आपको ही समझाता चलूँगा कि अगर आपको डायग्राम के बेसिस पे कभी क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन किस तरीके से आपको फ्रेम करके दिया जाएगा। ठीक है, और मिसलेनियस जो आपकी एक्सरसाइज है वहाँ पर तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके ऊपर। तो बस ये लेक्चर यहीं तक ही था। इस लेक्चर को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।